बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन फेडरल बोर्ड का ये नया हम सेशन शुरू कर रहे हैं ग्रेड 9। इसके अंदर आप सबको खुशामदीद कहते हैं और बायोलॉजी का पोर्शन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें चैप्टर 1 द साइंस ऑफ बायोलॉजी, इसको हम एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम इस चैप्टर 1 के हवाले से बात करें, थोड़ा सा हम पहले अपने कोर्स को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और बात करते हैं कि इस कोर्स के अंदर हम क्या चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। देखिए बच्चा, आप लोगों को मालूम होगा कि अभी रिसेंटली फेडरल बोर्ड ने करिकुलम 2024 नाफिज किया है और 9th ग्रेड के अंदर और ग्रेड 11 के अंदर ये न्यू करिकुलम लॉन्च कर दिया गया है। तो इस करिकुलम के हवाले से बुक्स बन चुकी हैं, मार्केट में आ चुकी हैं और अब फेडरल बोर्ड के थ्रू जो बच्चे एग्ज़ाम देंगे इंशाल्लाह 25 के एग्ज़ाम में जो लोग अपीयर होंगे 9th क्लास के लिए और 11th क्लास के लिए, वो इसी न्यू करिकुलम से एक्सपोज होंगे, न्यू करिकुलम का एग्ज़ाम देंगे। तो इस न्यू करिकुलम और ओल्ड करिकुलम में बहुत मामूली सा फ़र्क है, बहुत ज़्यादा कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं आया, लेकिन बहरहाल काफ़ी सारे कंटेंट्स आगे पीछे हो गए हैं। जिस तरतीब से पहले चीज़ें मौजूद थी, अब सीक्वेंस थोड़ा सा उससे बदल गया और कई एक बातें नई भी इसके अंदर इंक्लूड हो गई हैं। तो हम उन सारी चीज़ों को यहाँ पर कवर करेंगे इंशाल्लाह। हमारा ये सेशन जो अब स्टार्ट होने जा रहा है, ये सेशन कोई लगभग 6 मंथ्स में कंप्लीट होगा और इसके अंदर हम थॉरोली इन तमाम चैप्टर्स को कवर करेंगे। आप लोगों को ये इल्म होना चाहिए, अब चूँकि आप आगे बोर्ड के एग्ज़ाम के अंदर अपीयर होने जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले आप लोगों का लोकल एग्ज़ाम होता था, लेकिन अब 9th ग्रेड में आप पहली बार बोर्ड के एग्ज़ाम में अपीयर होंगे। तो बोर्ड में, फेडरल बोर्ड में स्पेशली, बुक्स को रेफरेंस बुक्स के तौर पर लिया जाता है। रेफरेंस बुक्स का मतलब ये होता है कि उन बुक्स में से क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन बुक से ही रेलेवेंट हो, बल्कि कोई क्वेश्चन बुक से बाहर से भी हो सकता है, क्योंकि बुक को एज अ रेफरेंस आपने लेना है और असल क्वेश्चंस होने हैं आपके स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स में से। फेडरल बोर्ड में बार बार आपको ये टर्म सुनने को मिलेगी, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। तो स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स क्या होते हैं? स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स का मतलब है SLOs, शॉर्ट फॉर्म इसको SLOs बोला जाता है। ये दरअसल वो पॉइंट्स हैं जो सिलेबस के अंदर गिवन होते हैं और ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि एक बच्चा एक पर्टिकुलर ग्रेड के अंदर वो उन पॉइंट्स को ज़रूर अंडरस्टैंड कर पाएगा जब वो सिलेबस कंप्लीट करता है। यानी सिलेबस के अंदर जितने भी चैप्टर्स हैं, हर एक चैप्टर के अंदर कुछ स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स होंगे, SLOs होंगे, और हमारा स्टूडेंट इस काबिल होना चाहिए कि जब वो अपना चैप्टर कंप्लीट करे तो उसको उन तमाम लर्निंग आउटकम्स के ऊपर अबूर हो जाना चाहिए। उसके हवाले से जो भी उससे क्वेश्चन पूछा जाए तो वो उसका आंसर दे सके। तो फेडरल बोर्ड ने अब पिछले 2 सालों से ये स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स में से क्वेश्चंस बनाना शुरू किए हैं। ये बज़ाहिर ऐसा लग रहा होता है कि जैसे कोई ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो बिल्कुल आउट ऑफ बुक होंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो बुक्स होती हैं वो भी इन्हीं स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स को मद्देनज़र रखते हुए बनाई गई होती हैं। इस वजह से जब आप बुक्स को फॉलो कर रहे होते हैं तो आपके ऑटोमेटिकली ये तमाम स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स क्लियर होते चले जाते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पर अभी ड्यूरिंग स्टडीज़ आपने देखना है कि हम सिर्फ बुक की लाइन टू लाइन सिर्फ रीड नहीं करेंगे, बल्कि हम यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के कॉन्सेप्ट्स जो स्टूडेंट लर्निंग आउटकम को ग्रैस्प करने के लिए रिक्वायर्ड हैं, उनको हम यहाँ पे हाईलाइट करेंगे। यानी बेसिक हमारी ये सीक्वेंसिंग तो बुक के टॉपिक्स के साथ साथ चल रही होगी, लेकिन हम मुख्तलिफ एंगल से स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स को समझने की कोशिश कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये सिलसिला हमारा आज शुरू होने जा रहा है और इंशाल्लाह ये आपको जैसे बताया कि 6 मंथ्स में कंप्लीट होगा। इस दौरान में हम जैसे जैसे चैप्टर्स ख़त्म करते जाएंगे तो उन चैप्टर्स के आपसे टेस्ट भी लेते जाएंगे अकॉर्डिंग टू द पैटर्न ऑफ द फेडरल बोर्ड।
आपकी, ताकि उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस भी होती जाए। अच्छा, दूसरा यहाँ पर मैं आपको क्लास अटेंड करने के हवाले से भी कुछ चीज़ें पहले गाइड कर दूँ, उसके बाद दोबारा से हम ये कोर्स के इंट्रोडक्शन पे आ जाते हैं। आपने बेटा क्लास ज्वाइन करते हुए इस बात को इंश्योर करना है कि आप अपने रियल नेम के साथ क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं, और उसके बाद फिर आप क्लास में अपने माइक को म्यूट पे रखें। जब भी आपने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो ये आपका राइट है, आप माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन फ़ौरन पूछें, और फिर क्वेश्चन पूछ के फ़ौरन से माइक को म्यूट पर दोबारा लगा दें, ठीक है। तो आपने क्वेश्चन पूछने की हिम्मत ज़रूर करनी है। देखो, क्वेश्चन पूछने के लिए ज़्यादा बेहतर तरीका ये होता है कि आप अपने यहाँ पर अगर जूम की स्क्रीन के ऊपर देखेंगे ना, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा रिएक्ट का। तो रिएक्ट वाले ऑप्शन में जाकर जब आप देखते हैं तो वहाँ रेज़ हैंड का एक ऑप्शन होता है। रेज़ हैंड को आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका हैंड रेज़ यहाँ पर नज़र आएगा, और टीचर आपको मौका देंगे बोलने का कि जी बेटा आप बताइए आपका क्या क्वेश्चन है, और फिर आप सवाल करेंगे। लेकिन बाज़ औक़ात सवाल एकदम इतना उजलत में जहन में आता है कि जब टीचर कोई बात डिस्कस कर रहा होता है तो फ़ौरन से बच्चा बीच में अपना क्वेश्चन बोल देता है। तो हर्ज इसमें भी कोई नहीं है। अगर कोई बहुत ही इस तरह का ज़रूरी क्वेश्चन है तो आप ज़रूर बीच में इंटरप्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मुनासिब तरीका यही होगा कि आप रेज़ हैंड करें और उसके बाद फिर आपको मौका दिया जाए तो फिर आप बोलें, ठीक है। अच्छा, तो इसके अलावा आपने ये बात याद रखनी है कि ये जितने भी अभी हम पॉइंट्स यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर नोट डाउन करेंगे, तो आप देख रहे होंगे कि इससे पहले आपकी केमिस्ट्री की क्लास हुई है। केमिस्ट्री की क्लास में भी आपकी स्क्रीन बिल्कुल जस्ट लाइक अ वाइट बोर्ड यूज़ हो रही थी। बिल्कुल इसी तरह से अभी बायोलॉजी और बाकी जो दीगर क्लासेस होंगी उनके अंदर भी आप इसी तरह से अपनी स्क्रीन को वाइट बोर्ड के तौर पर यूज़ होता हुआ देखेंगे। तो ये जितने भी पॉइंट्स हम यहाँ स्क्रीन के ऊपर लिख रहे होंगे, ये आप इत्मीनान रखिए कि ये सारे पॉइंट्स आखिर में PDF की फॉर्म में आपको ये सारे दस्तयाब हो जाएंगे। आपको ये सारे पॉइंट्स जो स्क्रीन के ऊपर लिखे जा रहे हैं इनको नोट करने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। हाँ, अलबत्ता आप क्लास अटेंड करते हुए अपने पास नोटबुक ज़रूर रखिए, और साथ एक अदद पेन आपके हाथ में होना चाहिए, ताकि अगर कोई ड्यूरिंग लेक्चर ऐसी बात जो हम यहाँ पर पॉइंट आउट नहीं कर रहे लेकिन बार बार उसको एम्फेसाइज़ कर रहे हैं, तो आप उसको ज़रूर अपने पास नोट कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से हमारी ये स्टडीज़ आगे बढ़ती चली जाएंगी। हाँ जी, दोबारा से हम कोर्स के ऊपर आते हैं। ये स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा गाइड किया था। तो अब जो कोर्स कंटेंट है बायोलॉजी ग्रेड 11 का, वो क्या है? तो कोर्स कंटेंट इन बायोलॉजी ग्रेड 11, ग्रेड 9, बायोलॉजी ग्रेड 9 का जो कोर्स कंटेंट है, इट कंसिस्ट ऑफ टोटल 10 चैप्टर्स। 10 चैप्टर्स में इसको डिवाइड किया हुआ है। उम्मीद है कि आप लोगों के पास बुक्स अवेलेबल हो चुकी होंगी। तो ग्रेड 9 का ये कोर्स कंटेंट, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 10 चैप्टर्स। इन चैप्टर्स पर अगर हम एक नज़र दौड़ाएं तो इसमें सबसे पहला चैप्टर द साइंस ऑफ बायोलॉजी है, जिसमें हम बायोलॉजी का मेजर कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, उसकी डिफरेंट ब्रांचेस के बारे में डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट चैप्टर इज़ द साइंस ऑफ बायोलॉजी, साइंस ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी को एज अ साइंस यहाँ पे डील किया जाएगा। अच्छा, फिर इसी तरह से दूसरा चैप्टर हमारी इस बुक के अंदर बायोडाइवर्सिटी पर मुश्तमिल है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी ऑफ लाइफ। बायोडाइवर्सिटी, डिफरेंट टाइप के लिविंग बीइंग्स जो अर्थ के ऊपर पाए जाते हैं उनको कलेक्टिवली बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। उनको एक्सप्लोर करने के बाद हम चैप्टर नंबर 3 में सेल की स्टडीज़ करेंगे। सेल, चैप्टर का टाइटल भी सेल है। और फिर नेक्स्ट चैप्टर सेल साइकिल। सेल अपनी लाइफ के दौरान जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है उन एक्टिविटीज़ के सीक्वेंस को सेल साइकिल बोला जाता है। तो हम चैप्टर नंबर 4 में सेल साइकिल के बारे में डील करेंगे। चैप्टर नंबर 5 हमारी इस बुक का टिश्यूज़, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम से मुश्तमिल है। टिश्यूज़, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम, इन तीनों आइडियाज़ में क्या फ़र्क है, टिश्यू किसे कहते हैं, ऑर्गन्स किसे कहते हैं, एंड व्हाट अबाउट द ऑर्गन सिस्टम। तो ये सारी बातें हम चैप्टर नंबर 5 के अंदर एक्सप्लोर करेंगे। अच्छा, उसके बाद फिर चैप्टर 6
चैप्टर 6 कंप्राइजेज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स जो लिविंग बॉडीज़ के अंदर मौजूद होते हैं उनको बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कहा जाता है और उन्हीं की स्टडी को मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बोलते हैं। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और इसी से रिलेटेड एक और चैप्टर, चैप्टर नंबर 7, दैट इज़ मेटाबॉलिज्म। ओवरऑल केमिकल रिएक्शंस किसी लिविंग बॉडी के अंदर, उन्हें मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। उसके बाद फिर चैप्टर नंबर 8 की बारी आती है। चैप्टर नंबर 8 प्लांट फिजियोलॉजी है, प्लांट फिजियोलॉजी। इसमें प्लांट्स के मुख्तलिफ फंक्शंस के बारे में डील किया जाएगा। और फिर चैप्टर नंबर 9 इज़ द प्लांट रिप्रोडक्शन। प्लांट किस तरह से अपने ऑफस्प्रिंग्स को, अपनी औलाद को पैदा करते हैं, तो इस अमल को कहते हैं प्लांट रिप्रोडक्शन। तो प्लांट रिप्रोडक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड द लास्ट चैप्टर इज़ द एवोल्यूशन। चैप्टर नंबर 10 इज़ द एवोल्यूशन। तो ये 10 चैप्टर ग्रेड 9 की बुक के अंदर इंक्लूडेड हैं और उसके बाद फिर ग्रेड 10 के अंदर बाकी तमाम चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं। अच्छा, एक बात जहन में रखिएगा कि अभी आप लोग जो फेडरल बोर्ड ऑप्ट करेंगे तो आपका ग्रेड 9 में प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं होगा। 2025 में जो आपने एग्ज़ाम देना है वो सिर्फ थ्योरी का एग्ज़ाम होगा, प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम नहीं होगा। आपने जब ये बुक परचेज़ की होगी तो इसके साथ प्रैक्टिकल स्किल्स की एक अलग छोटी सी बुकलेट मिली होगी। तो आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम वो नेक्स्ट ईयर होना है 10th के साथ। नेक्स्ट ईयर से मुराद है कि 2026 के अंदर जब आप 10th ग्रेड का एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो 10th ग्रेड के एग्ज़ाम के साथ आपका 9th का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम और 10th का दोनों इकट्ठे होंगे। तो वो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम डिफरेंट टाइप का है, उसमें परफॉर्म नहीं करना होता बल्कि जो आपने अपनी एकेडमिक लाइफ में परफॉर्म किया होता है लैब के अंदर, उन्हीं एक्टिविटीज़ पर मुश्तमिल कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनको आपने एड्रेस करना होता है पेपर के ऊपर। तो उसे कहते हैं पेपर प्रैक्टिकल बेस असेसमेंट। वो उसके बारे में भी हम आगे चलकर आपको गाइड करेंगे। तो लेकिन अभी फ़िलहाल जो हमने थ्योरी का एग्ज़ाम देना है ग्रेड 9 का, तो उसके अंदर इन तमाम चैप्टर्स को हमने अच्छी तरह से रिव्यू करना है, इसके तमाम ऐसे लॉज को। तो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1, द साइंस ऑफ बायोलॉजी से। द साइंस ऑफ बायोलॉजी। जी बेटा, आप लोगों के जहन में जैसे कोई क्वेश्चन आए ज़रूर आपने बीच में मुझे इंटरप्ट करना है और सवाल ज़रूर पूछना है, ठीक है। द साइंस ऑफ बायोलॉजी। द साइंस ऑफ बायोलॉजी। देखिए बेटा, ये SLO है आपके जो सिलेबस के अंदर। SLO आपके बुक का जो पहला पेज होता है ना हर चैप्टर का, उस पहले पेज पर तमाम SLOs दिए हुए होते हैं, तमाम स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स दिए हुए होते हैं। तो देखो ये जो पहला SLO है उसमें डिफाइन बायोलॉजी, उन्होंने इस SLO को लिखा है डिफाइन बायोलॉजी। लेकिन इसमें आपको ना बायोलॉजी सिर्फ डिफाइन करना ही नहीं आना चाहिए बल्कि उसके दीगर जो एस्पेक्ट्स हैं बायोलॉजी के उसको भी कवर करना चाहिए। मसलन जैसे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बायोलॉजी के हवाले से, तो बायोलॉजी के हवाले से यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं, एक मिनट ठहरिएगा भैया। जी, तो देखिए बायोलॉजी के हवाले से हम बात कर रहे हैं। वर्ड बायोलॉजी, आपको मालूम है कि ये कौन सी जुबान का वर्ड है? वर्ड बायोलॉजी। वर्ड बायोलॉजी, दिस इज द कम्बिनेशन ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स। इसमें एक वर्ड है बायोस, एक वर्ड है बायोस और दूसरा वर्ड कौन सा है? लोगोस। तो ये 2 वर्ड्स का कम्बिनेशन है। बोथ ऑफ देम आर ग्रीक वर्ड्स। ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज के वर्ड्स हम अक्सर यूज़ करते हैं बायोलॉजी के अंदर। तो वर्ड बायोलॉजी ये 2 वर्ड्स का कम्बिनेशन है। द फर्स्ट वर्ड इज बायोस एंड द सेकेंड वर्ड इज लोगोस। देखो बायोस का मतलब क्या होता है? बायोस का मतलब होता है लाइफ। बायोस मीन्स लाइफ। और जबकि लोगोस का मतलब होता है टू डिस्कस। टू डिस्कस भी इसे कहा जाता है, या इसको टू स्टडी भी कह सकते हैं आप। टू स्टडी, टू डिस्कस और टू स्टडी। तो इस तरह से आप देखिए बायोलॉजी का मीनिंग क्या बना। तो बायोलॉजी का अगर हम लिटरल मीनिंग देखें, लिटरल मीनिंग
अकॉर्डिंग टू द लिटरल। लिटरल का मतलब क्या है, इसका जो लफ्जी मतलब निकल रहा है, इस लफ्ज बायोलॉजी का मतलब क्या निकल रहा है, लिटरल मीनिंग ऑफ द बायोलॉजी। तो इस लिटरल मीनिंग ऑफ बायोलॉजी के मुताबिक आप कह सकते हैं कि बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ। आपको लिटरल मीनिंग क्या समझ में आ रहा है भाई? बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ। बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ, क्योंकि ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है और इन दो वर्ड्स का मीनिंग आपने देखा, एक वर्ड बायोस विच मीन्स लाइफ, दूसरा वर्ड लॉगोस विच मीन्स टू डिस्कस और टू स्टडी। लिहाजा अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज लिटरल मीनिंग ऑफ द बायोलॉजी, तो आपने कहना अकॉर्डिंग टू द लिटरल मीनिंग ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ लाइफ। तो क्या ये डेफिनेशन कंप्लीट है बायोलॉजी की, दैट द बायोलॉजी इज स्टडी ऑफ लाइफ? नो, ये इनकम्प्लीट डेफिनेशन है। याद रखो कि जब आप बायोलॉजी को डील कर रहे होगे तो सिर्फ इतना कह देना काफ़ी नहीं होगा, बल्कि इसमें हम ये भी ऐड करेंगे कि बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ, बट इट also deals with those non-living things that affect life in any way, things that affect life in any way। ठीक है भाई, ये आपको बात समझ में आई है कि देखो स्टडी ऑफ लाइफ कह देना काफ़ी नहीं होगा। अगर आप बायोलॉजी को रिफाइन कर रहे हैं तो जस्ट आप इसको स्टडी ऑफ लाइफ कह दें तो ये सफिशेंट नहीं होगी इसकी डेफिनेशन। आपको फर्दर ये स्टेट करना होगा कि इट ऑल्सो डील्स विद दोज नॉन लिविंग थिंग्स दैट अफेक्ट लाइफ इन एनी वे। मसलन आप मुझे कोई नॉन लिविंग थिंग बताएंगे जो लाइफ को अफेक्ट करती हो किसी ना किसी तरह से। शाबाश, कोई बताए मुझे कि कौन सा ऐसा नॉन लिविंग फैक्टर है जो लाइफ को अफेक्ट कर रहा है। यस, एनीवन कैन टेल मी, कोई ऐसा फैक्टर जो लाइफ को अफेक्ट कर रहा हो। भाई बोलने की कोशिश करें साथ साथ। देखिए बेटा, आप जब तक पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो क्लास ऐसे मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो आपसे जब भी सवाल पूछा जाए तो आप उसमें से जो भी बच्चा अटेंट है वो फ़ौरन से आंसर दे। जी, तो कोई स्टूडेंट आप में से आंसर नहीं दे सकता कि बताइए ऐसा कौन सा नॉन लिविंग फैक्टर हो सकता है जो लाइफ को अफेक्ट करता हो। देखिए, क्या बाहर जो तेज़ हवा चल रही होती है उसकी वजह से लाइफ अफेक्ट होती है? उस तेज़ हवा की वजह से, अगर वो तेज़ हवा जिसको हम आंधी कहते हैं वो अगर बहुत तेज़ हो जाए तो ऐसी सूरत में आपने देखा है कभी दरख्त उखड़ जाते हैं अपनी जगह से, तो उस तेज़ हवा ने आपने नोट किया कि लाइफ को अफेक्ट किया। बिल्कुल इसी तरह से जो बहुत सख्त शदीद किस्म की धूप होती है जिसमें बहुत ज़्यादा गर्मी मौजूद हो, क्या वो शदीद किस्म की धूप अफेक्ट करती है लाइफ को? बिल्कुल अफेक्ट करती है। मसलन देखो, यहाँ पर हम ये कोट कर सकते हैं, क्या कोट कर सकते हैं? विंड कैसे कहते हैं भाई? चलती हुई हवा को विंड, बहुत तेज़ हवा को विंड कहा जाता है, एयर नहीं, विंड। और इसके साथ साथ विंड के साथ साथ और क्या हो सकता है? इवन वाटर कैन अफेक्ट द लाइफ। जैसे वाटर अगर बहुत ज़्यादा किसी जगह पर आ जाए तो सैलाब बन जाता है ना, और वो पूरे वहाँ पर खेत और खलियान उजाड़ देता है, दरख्तों को उखाड़ देता है और बीच में जो भी कोई इमारतें हैं उनको गिरा देता है। तो वाटर इतना ज़्यादा इसके अंदर पोटेंशियल मौजूद होता है। समझ आई बात? तो विंड, वाटर, सनलाइट, सो दीज आर द नॉन लिविंग थिंग्स। सनलाइट, दीज आर द नॉन लिविंग थिंग्स दैट अफेक्ट लाइफ इन एनी वे। तो आपको यहाँ पर यह समझ में आ रहा है भाई कि बायोलॉजी को सिर्फ यह कह देना कि बायोलॉजी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, दैट इज बायोस एंड लोगोस, विच मीन्स लाइफ एंड टू डिस्कस, सो इट मीन्स दैट बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ। तो ये कह देना काफ़ी होगा
नो, बायोलॉजी का असल कॉन्सेप्ट ये है कि आप यहाँ पर ये बता सकें कि इट ऑल्सो डील्स विद दोज नॉन लिविंग थिंग्स दैट अफेक्ट लाइफ इन एनी वे। जैसे मैंने आपको मिसाल दी है, विंड, जैसे वाटर, जैसे सनलाइट, तो ये सारी चीज़ें लाइफ को किसी न किसी तरह से अफेक्ट करती हैं। सही है भाई। तो यहाँ पर देखो, आप लिटरल मीनिंग ऑफ बायोलॉजी भी पहचान चुके हैं कि लिटरल मीनिंग ऑफ बायोलॉजी स्टडी ऑफ लाइफ है, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि इसमें हम कोई नॉन लिविंग थिंग को डील नहीं करते। वो आपको समझ में आ गया कि नॉन लिविंग थिंग्स आर ऑल्सो डिस्कस्ड इन द बायोलॉजी। अच्छा, यहाँ पर मज़ीद इसके कॉन्सेप्ट को हम एलैबोरेट करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि बायोलॉजी स्टडी ऑफ लाइफ है। तो आपसे अगर मैं पूछता हूँ कि डज बायोलॉजी कवर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, व्हाट डू यू थिंक? क्वेश्चन बना रहे हैं हम यहाँ पर कि डज बायोलॉजी कवर्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। आप क्या समझते हैं भाई? ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ यानी जितने भी लाइफ के मुमकिना ज़ाविये हो सकते हैं, मुमकिना एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, वो सभी बायोलॉजी के अंदर डिस्कस किए जाते हैं। बायोलॉजी उन तमाम का अहाता करती है। क्या ये बात दुरुस्त होगी? डज बायोलॉजी कवर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ? यस और नो, व्हाट डू यू थिंक? जी बोलिए बेटा, शाबाश। तो आप क्या समझते हैं कि क्या बायोलॉजी तमाम एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को कवर करती है? तो इसका जवाब ये होगा नो, नॉट एट ऑल। नो, बायोलॉजी डज नॉट कवर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। ये क्या मतलब हुआ भाई? ठीक है, बायोलॉजी डज नॉट कवर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। लाइफ के तमाम एस्पेक्ट्स को बायोलॉजी कवर नहीं करती। मसलन ऐसे कौन से एस्पेक्ट्स होंगे जिनको बायोलॉजी कवर नहीं करती? तो मसलन ये आपको मालूम है, ये EG जो हम लिखते होते हैं, ये किस चीज़ का एब्रिविएशन है? यू नो EG से क्या मतलब है? बेटे आप तो बहुत ज़्यादा शाय हैं, आप लोग बोलते ही नहीं हैं। मुझे लगता है आपको बुलवाना पड़ेगा। जी खाबर इस्लाम, बेटे आप बताइए मुझे, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी, एक सैमसंग साहब भी हैं। मैंने कहा था अपने असल नाम से ज्वाइन करना है। जी शारिक बेटे आप बोलिए। सबने चुप कर, फॉर एग्जांपल। वेरी गुड शारिक, शाबाश। जी बेटा बोलिए। फॉर एग्जांपल फॉर एग्जाम्पल के बाद आपकी आवाज़ पता नहीं आती है हमें। हाँ अच्छा, फॉर एग्जाम्पल बता रहे हैं, यानी EG का मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल। वो तो ठीक है, मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल, लेकिन EG स्टैंड्स फॉर किस चीज़ का एब्रीविएशन है? फॉर एग्जाम्पल का अगर ये एब्रीविएशन होता है तो फिर तो FE लिखा जाना था ना। तो ये फॉर एग्जाम्पल मीनिंग ज़रूर शो करता है ये EG, बट ये एब्रीविएशन किस चीज़ की है? तो बेटे के साथ साथ अपना जनरल नॉलेज भी आपने इंप्रूव करते जाना है। EG इज़ द एब्रीविएशन ऑफ एग्जाम्पलिया ग्रेशिया। एग्जाम्पलिया ग्रेशिया ये अगेन ग्रीक वर्ड्स हैं और इनका मीनिंग होता है फॉर एग्जाम्पल। एग्जाम्पलिया ग्रेशिया, तो ये एग्जाम्पलिया ग्रेशिया, इसको शॉर्ट फॉर्म में EG लिखा जाता है और इसका मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल। बहरहाल हमारी बात हो रही थी कि डज बायोलॉजी कवर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ? तो जवाब आया नो, बायोलॉजी डज नॉट कवर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। तो फिर यहाँ पर दूसरा सवाल ये रेज होता है कि विच एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ आर मेनली कवर्ड इन द बायोलॉजी? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, which aspect of life
is mainly discussed is mainly discussed which aspect of life is mainly discussed in biology? हाँ जी, तो इस पे आप क्या इजहार ख्याल करते हैं? बायोलॉजी में हम कौन सा एस्पेक्ट से जो मेनली डील करते हैं? यानी बायोलॉजी डील्स विद द एस्पेक्ट दैट हाउ ऑर्गेनिज्म थिंक, ये होना चाहिए यहां पर, या बायोलॉजी डील्स विद हाउ ऑर्गेनिजम्स वर्क, ये होना चाहिए, या इट डील्स विद द मैटर्स दैट हाउ ऑर्गेनिजम्स वॉक, क्या होना चाहिए? तो देखो, ये जो मेनली डिस्कस किए जाते हैं ना मैटर्स, वो वर्किंग ऑफ लाइफ है, यानी इट मेनली डिस्कस दैट हाउ ऑर्गेनिजम्स वर्क, हाउ लाइफ वर्क्स. हाउ लाइफ वर्क्स यानी जिंदगी कैसे काम करती है. मतलब हम बायोलॉजी के अंदर किस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं? वी वांट टू नो दैट हाउ मेनी टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन एन एरिया, और उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज़ कैसे टेक प्लेस हो रही हैं. तो डिफरेंट एक्टिविटीज़ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट वे से परफॉर्म हो रही हैं. तो इसी चीज़ को हम इन्वेस्टिगेट करते हैं बीइंग अ बायोलॉजिस्ट. ठीक है भाई. तो हम मेनली लाइफ की कौन से एस्पेक्ट को डील करते हैं? दैट हाउ लाइफ वर्क्स. लेकिन आप याद रखो कि लाइफ का हर एस्पेक्ट बायोलॉजी के अंदर कवर नहीं होता. मसलन बायोलॉजी के अंदर कौन सा एस्पेक्ट कवर होता है भाई? तो ये मैंने आपको बताया. अच्छा, तो कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं बायोलॉजी लाइफ के जो बायोलॉजी में कवर नहीं होते? फिर ये तो हमने यहाँ पे बताया ना कि कौन सा एस्पेक्ट कवर हो रहा है, लेकिन कौन से एस्पेक्ट्स हैं जो कवर नहीं हो रहे. तो ये एग्जाम्पल को हमने ऐसे ही छोड़ दिया था, बात कहीं और चली गई थी. तो देखो, हमने यहाँ पर एग्जाम्पल देनी है कि मसलन कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो बायोलॉजी में कवर नहीं हो रहे हैं, लाइफ से मुतालिक हैं. मसलन व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ? व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ? अब मुझे बताइए कि क्या इस क्वेश्चन का ताल्लुक, ये जो क्वेश्चन मैंने रेज किया है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, मुझे बताओ कि क्या इसका ताल्लुक हमारी लाइफ के साथ है या नहीं है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ? दिस इज वेरी मच रिलेटेड टू द लाइफ. लाइफ से रिलेटेड एस्पेक्ट है, लेकिन ये लाइफ से रिलेटेड एस्पेक्ट ऐसा एस्पेक्ट है जिसको हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये ऐसा एस्पेक्ट है जो कि हम बायोलॉजी के अंदर मेनली कवर नहीं कर रहे होते. कि हमें इससे कंसर्न नहीं है कि भाई ज़िंदगी का मकसद क्या है, लेकिन हम इससे कंसर्न है कि ज़िंदगी में जो डिफरेंट अफेक्ट होंगे चीज़ों से, डिफरेंट फैक्टर से अफेक्ट होगा प्रोसेस, तो वो कैसे अफेक्ट हुआ उसको हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, और उसकी रेमेडी क्या हो सकती है उसको हम इन्वेस्टिगेट करेंगे. तो हम इन चीज़ों के मुताबिक फिक्रमंद होते हैं. लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस दैट व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बायोलॉजी के अंदर डिस्कस नहीं हो रहे होते. ठीक है भाई. तो आपको बायोलॉजी का अब ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि बायोलॉजी एक्चुअली है क्या. हाँ जी. तो हमने इस चैप्टर के अंदर, जी बेटा शुक्र है कोई सवाल उभरा है जी, सैमसंग. हाँ जी बेटा, आपने, मैं इसीलिए कहता हूँ कि आप लोग अपने असल नाम के साथ आएँ, तो ताकि फिर उसमें हम उनको सही तरह से पुकार सकें. तो चलें पूछें बेटा, क्या सवाल है आपका? इसकी कोई और एग्जांपल हो सकती है कि हम किस तरह जो है वो कवर एस्पेक्ट्स को कवर नहीं कर सकते लाइफ के बायोलॉजी में? जिस तरह आपने एक पर्पस ऑफ लाइफ बताया ना, तो एक और कोई एग्जांपल बता दो बेटा. दोबारा से सवाल दोहराएंगे आप एक दफ़ा? सर, ये जो आपने अभी एग्जांपल दी है ना कि हम कौन से एस्पेक्ट्स को कवर नहीं कर सकते बायोलॉजी में जी, तो आपने एक एग्जांपल बताइए कि हमें एक और एग्जांपल से इसको सही से बता सकते हैं कि और कौन सी चीज़ें जिनमें हम नहीं कर सकते कवर. यानी आप पूछना चाह रहे हो कि क्या इसके अलावा कोई और भी एग्जांपल हो सकती है कि ये जो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, तो इसके अलावा भी कोई लाइफ का ऐसा एस्पेक्ट हो सकता है जो बायोलॉजी में कवर ना होता हो?
यस सर। हाँ जी बिल्कुल। जैसे कि मैं एक और क्वेश्चन यहाँ पे रेज करता हूँ कि व्हाट विल हैपन व्हेन लाइफ बिकम फिनिश फ्रॉम अर्थ, व्हाट विल बिकम हैपन, व्हाट विल बिकम हैपन when an organism dead या when life has been finished, ठीक है, when an organism dead या फिर लाइफ जब फिनिश हो जाएगी तो फिर क्या होता है भाई, उसके साथ क्या होगा, यानी मरने के बाद हमारे साथ क्या होगा। अब इसका ताल्लुक भी लाइफ के साथ तो है, लिविंग बीइंग के साथ है, लेकिन इसका ताल्लुक बायोलॉजी के साथ नहीं है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि बायोलॉजी के अंदर डील नहीं हो रहे, ठीक है। तो हमने इसी वजह से इसका आंसर दिया था सवाल का कि डज बायोलॉजी कवर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, तो हमने ये कहा था कि नो, बायोलॉजी डज नॉट कवर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। बायोलॉजी फिर कौन से एस्पेक्ट्स को मेनली डील करती है, तो इसका जवाब दिया कि बायोलॉजी मेनली डील्स विद द मैटर्स दैट हाउ लाइफ वर्क्स। हम वर्किंग ऑफ लाइफ को इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं बायोलॉजी के अंदर खास तौर पर, ठीक है भाई जी, शाबाश। कोई और क्वेश्चन? अच्छा जी, तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लर्निंग आउटकम है जिसको हमने कवर करना है, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी के बाद हमने डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी भी अंडरस्टैंड कर ली। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुरानिक इंस्ट्रक्शंस टू रिवील द स्टडी ऑफ लाइफ। कुरानिक इंस्ट्रक्शंस to reveal the study of life. स्टडी ऑफ लाइफ यानी बायोलॉजिकल स्टडीज़ के मुतालिक कुरान पाक के अंदर क्या इरशादात मौजूद हैं, कुरान पाक ने हमें किस तरह से गाइड किया है टू स्टडी ऑफ लाइफ। बायोलॉजी की हमें कहाँ कहाँ पर इंडिकेशंस मिल रही हैं कुरान पाक में। तो देखो बायोलॉजी, ना सिर्फ बायोलॉजी बल्कि दीगर साइंसेस के मुतालिक भी कुरान पाक हमें मुख्तलिफ आयात के अंदर बतलाता है। हम यहाँ पर इनमें से सिर्फ उन चंद एक आयात का अहाता कर रहे हैं, उनको हम यहाँ पर अपने डिस्कशन में लेकर आ रहे हैं जो स्टडी ऑफ लाइफ की तरफ इंडिकेट करते हैं। जैसे एक आयत के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है ओरिजिन ऑफ लाइफ इन वाटर के मुतालिक, ठीक है। जो इसमें एक आइडिया डिस्कस किया हुआ है वो है ओरिजिन ऑफ लाइफ इन वाटर, ठीक है। तो कुरान पाक की आयत है सूरह अंबिया की आयत नंबर 30, 21वीं सूरह है अंबिया, उसकी आयत नंबर 30। उसके अंदर अल्लाह ताला फरमाता है, तर्जुमा है उसका कि वी मेड एवरीथिंग फ्रॉम द वाटर, एवरी लिविंग थिंग फ्रॉम द वाटर। देखो ये ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की आयत है जो हमें ये गाइड कर रही है कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ को, हर जिंदा चीज़ को पानी से पैदा किया है, ठीक है। ये आयत का मैं तर्जुमा यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। वी मेड अल्लाह ताला अपने बारे में फरमाता है कि वी मेड एवरी लिविंग थिंग फ्रॉम वाटर। और देखें हमें इसी आयत की रोशनी के अंदर फ्रॉम वाटर अल्लाह ताला ने ये फरमाया है कि हर जिंदा चीज़ को पानी से पैदा किया है, पानी से उसकी तख्लीक की है। और हमें साइंस ने भी इस चीज़ के मुतालिक आगे चलकर ये बताया। देखें आज से 1400 साल पहले अल्लाह ताला ने ये बात हमें बता दी थी, लेकिन हमारी अकल पे पर्दे पड़े रहे, हमने उसको समझने की कोशिश नहीं की। लेकिन फिर ये आखिरकार मुख्तलिफ जो गैर मुस्लिम साइंटिस्ट थे उन लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके इस बात को कंक्लूड किया कि लाइफ का ओरिजिन वाटर में हुआ है। एक आइडिया हम डिस्कस करते होते हैं
एवोल्यूशन के अंदर, ओरिजिन ऑफ लाइफ के मुतालिक, उसे कहते हैं हाइड्रोथर्मल वेंट्स। हाइड्रोथर्मल वेंट्स। ये हाइड्रोथर्मल वेंट्स क्या होते हैं? ये हॉट वाटर स्प्रिंग्स हैं। हॉट वाटर स्प्रिंग्स जो डीप सी के अंदर मौजूद हैं। हॉट वाटर स्प्रिंग्स यानी बहुत ही गर्म पानी के चश्मे जो डीप सी के अंदर पाए जाते हैं, फाउंड इन डीप सी। तो ये डीप सी के अंदर मौजूद हॉट वाटर स्प्रिंग्स, इनको हाइड्रोथर्मल वेंट्स कहा जाता है। साइंटिस्ट ने ये अंदाज़ा लगाया कि आज से बहुत अरसा पहले, तकरीबन कोई 3.2 बिलियन ईयर्स अगो, 3.2 बिलियन ईयर्स अगो, कितना पुराना वक्त बताया जा रहा है? तकरीबन कोई 3.2 बिलियन ईयर्स अगो। आपको पता है कि 1 बिलियन कितना होता है? 1 बिलियन कितने मिलियंस पर मुश्तमिल होता है? आप में से किसी को मालूम है? 1 बिलियन इसकी वर्थ कितनी होती है मिलियंस के अंदर? तो एक्चुअली 1000 मिलियन ये 1 बिलियन के बराबर है। 1000 मिलियन 1 बिलियन के बराबर है। और आप जानते हैं कि 1 मिलियन इसकी वर्थ कितनी होती है? ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग में ये थोड़ी सी बात बीच में आपको बता रहा हूँ कि 1 मिलियन इसकी वर्थ कितनी होगी। तो 1 मिलियन असल में 10 लैक्स को कहा जाता है। 10 लाख, 10 लैक्स यानी 100,000, 100,000, 100,000। तो ये देखिए 100,000, दिस इज वन, ये एक 100,000 मतलब 10 लाख, ये 6 जीरो आ जाएंगे। हाँ जी। तो 1 मिलियन इज 100,000 या 10 लाख, इसको 1 मिलियन कहा जाता है। और इस तरह के 1000 मिलियंस, ये 1 बिलियन। और आप देखो लाइफ कितनी पुरानी है, 3.2 बिलियन ईयर्स पहले लाइफ ओरिजिनेट हुई थी हाइड्रोथर्मल वेंट्स के अंदर। इस आइडिया को कहते हैं वेंट हाइपोथेसिस। दिस आइडिया इज नोन एज वेंट हाइपोथेसिस। ये जो हाइड्रोथर्मल वेंट का आपको मैं बताया ना कि 3.2 billion years ago, life was assumed to be originated in these hydrothermal vents. Life was assumed to be originated in hydrothermal vents. ये जो हाइड्रोथर्मल वेंट्स आपको बताएं, इन हाइड्रोथर्मल वेंट्स के अंदर, हाइड्रोथर्मल वेंट्स जो बहुत ही गर्म पानी के चश्मे डीप सी के अंदर मौजूद होते हैं, डीप सी में, तो उन हाइड्रोथर्मल वेंट्स में फर्स्ट लिविंग बीइंग ओरिजिनेट हुआ था। ये साइंस ने हमें कुछ इंडिकेशन साइंस को मिली हैं, कुछ एविडेंस मिले हैं जिनकी बेसिस के ऊपर साइंस ने ये क्लेम किया है। लेकिन आज से बहुत अरसा पहले कुरान पाक में इस चीज़ का जिक्र आ चुका था। जैसे मैंने आपको ये तर्जमा बयान किया है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि वी मेड एवरी लिविंग थिंग फ्रॉम द वाटर। तो इस तरह से हमें देखिए कि कुरान पाक के अंदर ये आइडिया मिल रहा है ओरिजिन ऑफ लाइफ के मुतालिक। और वैसे भी अगर हम किसी भी लिविंग बॉडी को एक्सप्लोर करें तो हमें नज़र आता है किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर कि तकरीबन कोई 60 to 90% उसकी बॉडी का वाटर पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, ये हाइड्रोथर्मल वेंट वाले आइडिया के अलावा आप ये देखते हैं कि 60 to 90% ऑफ बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ वाटर। किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी का 60 to 90% पोर्शन कंसिस्ट ऑफ वाटर। तो इससे हमें यह लगता है कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ को पानी से पैदा किया है। ठीक है, अच्छा, ये हमें एक आइडिया मिल गया। उसके बाद मजीद हम आगे बढ़ते हैं तो कुरान पाक में हमें एक और जगह पर सूरह रहमान की आयत नंबर 14 है, सूरह रहमान की आयत नंबर 14, और उसका तर्जुमा मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ।
तो इसका तर्जुमा है कि ही मेड मैन फ्रॉम क्ले लाइक द पॉटर। ही मेड, अल्लाह ताला अगेन अपने बारे में ये फरमाता है कि ही मेड, अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ अंदाज में अपने आप को मुखातिब किया है। तो अब यहाँ पर इस तरह से बयान है कि ही मेड मैन, यहाँ पर इंसान की तख्लीक के बारे में बात हो रही है। ही मेड मैन फ्रॉम क्ले लाइक द पॉटर, मैन फ्रॉम क्ले, फ्रॉम क्ले, चिकनी मिट्टी, ठीक है, चिकनी मिट्टी को कहते हैं क्ले। तो फ्रॉम क्ले लाइक द पॉटर, जैसे एक पॉटर जो मिट्टी के बर्तन बनाने वाला शख्स है, जिस तरह से वो मिट्टी से मुख्तलिफ चीज़ें बनाता है, तो इसी तरह से लाइक अ पॉटर, लाइक अ पॉटर, अल्लाह ताला ने इसी तरह से इंसान की तख्लीक की है क्ले से, चिकनी मिट्टी से, खनखनाती हुई मिट्टी से, ठीक है, खनखनाते हुए गारे से उसको बनाया। तो ये क्रिएशन ऑफ मैन का आइडिया हमें यहाँ इस आयत से मिल रहा है। ये आयत हमें किस के मुतालिक इशारा दे रही है? क्रिएशन ऑफ मैन, इंसान की तख्लीक के मुतालिक ये आइडिया पेश किया जा रहा है कि उसको क्ले से बनाया गया है। तो हमें ये पता चलता है कि देखो 2 स्टेप्स के अंदर ये इंसान की तख्लीक हुई है। क्रिएशन ऑफ मैन कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेप्स। ये जो क्रिएशन ऑफ मैन है, क्रिएशन ऑफ मैन 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेप्स। तो इसमें स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 वाज द क्रिएशन फ्रॉम द वाटर, ठीक है, क्रिएशन फ्रॉम द वाटर, क्रिएशन फ्रॉम वाटर, जैसे पहले बयान किया जा चुका है, ठीक है। एंड द सेकंड स्टेप वाज टू मिक्स क्ले विद द वाटर टू क्रिएट द मैन। द स्टेप 2 मिक्सिंग ऑफ क्ले विद वाटर, मिक्सिंग ऑफ क्ले with water, mixing of clay with water। हाँ जी, तो देखो ये 2 स्टेप्स के अंदर इंसान की तख्लीक का अमल यहाँ पर हो रहा है। जैसे आपको इससे पहले वाटर के जरिए बताया और उसके बाद अब ये आपको मिक्सिंग ऑफ क्ले विद वाटर। तो उससे हमें ये पता चल रहा है कि जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो चूँकि मट्टी से, क्ले से पैदा किए गए हैं, उनके अंदर ये क्ले के पार्टिकल्स मौजूद हैं। और क्ले क्या चीज़ होती है? ये दरअसल मिनरल मैटर है। क्ले जो होता है ना, क्ले ये सॉइल पार्टिकल की एक किस्म है। क्ले इज अ काइंड ऑफ सॉइल पार्टिकल, इट इज अ काइंड ऑफ सॉइल पार्टिकल। सॉइल पार्टिकल्स मुख्तलिफ तरह के होते हैं। सॉइल किसे कहते हैं भाई? सॉइल बेसिकली ये अर्थ क्रस्ट की अपर लेयर है जिसके अंदर प्लांट्स ग्रो कर रहे होते हैं, ठीक है। दिस इज अपर लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट, दिस इज अपर लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट की ये अपर लेयर है जिसके अंदर प्लांट्स अमूमन ग्रो करते हैं। दिस अपर लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट इज नोन एज सॉइल। और इस सॉइल के अंदर मुख्तलिफ किस्म के पार्टिकल्स हैं। क्ले इज वन ऑफ दैट पार्टिकल। तो क्ले इज नथिंग बट इट इज अ मिनरल मैटर। इसको आप कह सकते हैं कि दिस इज मिनरल मैटर। इसमें डिफरेंट टाइप के मिनरल्स मौजूद हैं। मिनरल्स किसे कहते हैं? कोई भी एलिमेंट्स जो माइन से यानी अर्थ क्रस्ट में से निकले उसको मिनरल कहा जाएगा। मिनरल मैटर है ये बेसिकली। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मिनरल क्या चीज़ है? कोई भी ऐसे एलिमेंट्स, कोई ऐसे केमिकल एलिमेंट्स जो अर्थ क्रस्ट से हासिल हो उसको मिनरल्स कहा जाएगा। chemical elements obtained from earth crust, chemical elements obtained from अर्थ क्रस्ट। अर्थ की जो लेयर होती है, अर्थ की लेयर, अर्थ क्रस्ट। तो अर्थ क्रस्ट में से जो भी कोई मिनरल्स, कोई भी
एटम्स ऑब्टेन किए जाते हैं, केमिकल एलिमेंट्स ऑब्टेन किए जाते हैं, उन्हें कहा जाता है मिनरल मैटर। तो क्ले एक मिनरल मैटर है और इसके अंदर डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स हैं। तो हमें देखो इससे ये अंदाजा होता है कि जितने भी लिविंग बींग्स हैं, ऑल दोज लिविंग बींग्स हैव ऑलमोस्ट सेम केमिकल कंपोजिशन। ठीक है, हमें ये अंदाजा यहाँ से हुआ, हमने इसी स्टडीज की बेसिस के ऊपर ये कंक्लूड किया है कि all living beings have almost same chemical composition, almost same chemical composition. ठीक है बेटा, तो अब तक देखो मैंने आपको ये 2 पॉइंट एक्सप्लेन कर दिए हैं। कुरानिक इंस्ट्रक्शन से हमें बायोलॉजी किस तरह से रिवील हो रही है, बायोलॉजी का इल्म किस तरह से पता चल रहा है। तो हमें अल्लाह ताला ने ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड वाटर के हवाले से इशारा दिया बहुत अरसे पहले, और आखिरकार साइंटिस्ट ने भी इस बात को सेकंड किया, इस बात को प्रूव किया कि भाई कुरान पाक में ये जो आयत लिखी हुई बिल्कुल 100% दुरुस्त है कि लाइफ वाकई ही पानी के अंदर ही ओरिजिनेट हुई होगी। तो उसमें मैंने हाइड्रोथर्मल वेंट्स का आपको आइडिया दिया। हाइड्रोथर्मल वेंट्स ये हॉट स्प्रिंग्स होते हैं जो डीप सी के अंदर पाए जाते हैं, और एक अंदाजे के मुताबिक 3.2 बिलियन ईयर्स पहले ऑर्गेनिजम्स के बारे में ये अज्यूम किया जाता है कि वो हाइड्रोथर्मल वेंट्स के अंदर ओरिजिनेट हुए थे। और हमें दूसरा आइडिया इससे ये मिल रहा है कि 60 to 90% ऑफ द बॉडी ये वाटर पर मुश्तमिल होती है। तो इससे ये हम कह सकते हैं कि ओरिजिन ऑफ लाइफ वाटर पर कंसिस्ट करती है। फिर दूसरा पॉइंट हमने क्रिएशन ऑफ मैन का अब तक डिस्कस किया है। एक और आयत के अंदर अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीक के बारे में बताया कि इंसान को क्ले से बनाया गया, जिस तरह से कोई पॉटर बर्तन वगैरह बनाता होता है। तो यहाँ पर देखो अगेन ह्यूमन की जो क्रिएशन है उसके 2 स्टेप्स का हमें आइडिया हो रहा है। पहले हमने वाटर के ज़रिए क्रिएशन का जिक्र ऑलरेडी किया था, वो एक स्टेप 1 है, और उसके बाद फिर यही क्ले जब मिक्स होती है वाटर के साथ तो इस तरह से एक गारा सा बनता है जिससे फिर इंसान की तख्लीक की गई है। यहाँ पर इशारा इंसान की तरफ है, लेकिन एक्चुअली इंसान के साथ साथ दीगर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको भी इसी तरह से तख्लीक किया गया। अच्छा, तो अब देखो यहाँ पर जी हैफा बेटा जी बोलिए, क्या सवाल है आपका? सर ये जो है दूसरी आयत है, इसमें उन्होंने किस तरह साइंटिस्ट ने प्रूव किए इस आयत को कि जो इंसान की तख्लीक है वो एक चिकनी मिट्टी से हुई हुई है? देखो, अगर आप कहीं से भी चिकनी मिट्टी का कोई सैंपल लें तो उस सैंपल के अंदर जो आपको केमिकल एलिमेंट्स मिलते हैं एग्जैक्टली वही केमिकल एलिमेंट्स हमारे बॉडी के अंदर भी मौजूद हैं। तो इससे हमें यही अंदाज़ा होता है, हम इससे ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इंसान को उसी चिकनी मिट्टी से बनाया होगा, क्योंकि उस चिकनी मिट्टी के अंदर जो केमिकल एलिमेंट्स हैं वो इंसान की बॉडी में भी मौजूद हैं। ठीक है ना, तो हम इस तरह से इस बात को स्पेकुलेट कर रहे हैं, इस बात का अंदाज़ा लगा रहे हैं कि इंसान भी उन्हीं चीज़ों से मिलकर बना हुआ है जो अल्लाह ताला ने जिस तरफ इशारा दिया है। और ना सिर्फ इंसान बल्कि बाकी दीगर जो लिविंग बींग्स हैं उनके भी कंपोजिशन चेक की जाए तो आपको वही कंपोजिशन मिलेगी जो क्ले के अंदर मौजूद है। तो इस वजह से ये हमने अंदाज़ा लगाया कि ऑल लिविंग बींग्स हैव ऑलमोस्ट सेम केमिकल कंपोजिशन। तो वो सारे के सारे ही फिर इस तरह इस क्ले से ही बने हुए होंगे। ठीक है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका। अच्छा, तो अब देखो तीसरा एक और पॉइंट भी डिस्कस किया हुआ है, वो डेवलपमेंट के मुतालिक है। कुरान पाक में वैसे तो बहुत सारी आयत हैं जिनसे हमें बायोलॉजी का इल्म पता चलता है, बायोलॉजी के बारे में इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं, लेकिन जाहिर है कि हम उन सबको यहाँ पर कवर नहीं कर सकते इस छोटे से टॉपिक में। हम यहाँ पर ये तीसरा एक और एस्पेक्ट डील करेंगे और ये एस्पेक्ट है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? देखो, डेवलपमेंट का मतलब है किसी ऑर्गेनिज्म का सिंपलर से कॉम्प्लेक्स की तरफ कन्वर्ट होना। ठीक है, द प्रोसेस, इसको आप डिफाइन करेंगे, द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म, देखो ये वर्ड हम बार बार यूज करते हैं, एन ऑर्गेनिज्म का मतलब है जानदार,
ठीक है, किसी को अगर कंफ्यूजन हो किसी भी वर्ड में तो वो ज़रूर हिम्मत करके पूछे ताकि बाकी बच्चों की भी कंफ्यूजन क्लियर हो। तो हम बार बार अपने डिस्कशंस के अंदर ये वर्ड यूज़ करते होते हैं ऑर्गेनिज्म। हाँ जी, द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म इज transformed from simpler to its complex state, from simpler to its complex state. This process is known as the development. देखो जब एक ऑर्गेनिज्म जाइगोट होता है ना, तो जाइगोट उस ऑर्गेनिज्म की लाइफ की सिंपलेस्ट स्टेट होती है। दिस इज द सिंपलेस्ट स्टेट of an organism. Why simplest? Because this is the unicellular structure. Zygote is unicellular structure which is formed by the fusion of egg and sperm. दो gametes होते हैं, sperm is the male gamete and egg is the female gamete, and by the fusion of these two gamete a single cell structure is formed known as the zygote, and gradually this zygote is transformed into डिफरेंट स्टेजेस। जैसे एक छोटा सा ये गोश्त का टुकड़ा बनता है नोन एज द ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट एक छोटा सा ये टुकड़ा बनेगा सेल्स का, ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट जाके इम्प्लांट करता है मदर की बॉडी के अंदर, और उसके अंदर फिर ये ब्लास्टोसिस्ट इज ट्रांसफॉर्म इनटू ये एक और टुकड़ा बन जाएगा नोन एज द गैस्ट्रूला, और फिर ये गैस्ट्रूला आगे चलकर फिर इसके अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स और सिस्टम्स बनना शुरू होते हैं। ठीक है, इसके अंदर हड्डियां बन जाती हैं, इसकी बोन्स बन जाती है, उसके ऊपर गोश्त आ जाता है, और अल्टीमेटली ये एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग बन जाएगा, कंप्लीट एडल्ट ऑर्गेनिज्म बन जाएगा गैस्ट्रूला। और उसके बाद फिर ये मुख्तलिफ जब ऑर्गन्स बनते चले जाएंगे तो इसको डिफरेंट नेम से कॉल किया जाएगा। अल्टीमेटली कंप्लीट ऑर्गेनिज्म हैज बीन फॉर्म्ड। तो आपने नोट किया कि ऑर्गेनिज्म की ये सिंपलेस्ट स्टेट थी, और जब ये कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन गया तो दिस इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्टेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। दिस इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्टेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो इस प्रोसेस को सिंपलर से कॉम्प्लेक्स की तरफ जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? दिस प्रोसेस इज नोन एज द डेवलपमेंट। तो अल्लाह ताला ने डेवलपमेंट के मुतालिक कुरान पाक में इरशाद फरमाया है। डेवलपमेंट के मुतालिक कुरान पाक में अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया है, उसका तर्जुमा आपके सामने पेश कर रहा हूं। देन फैशन वी द ड्रॉप ऑफ क्लॉट। ठीक है, अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं कि देन, ये आयत है सूरह अल मोमिनून आयत नंबर 14। ठीक है, ये आपकी बुक के अंदर ये सारी आयत मौजूद हैं। तो इस आयत के अंदर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि देन फैशन वी द ड्रॉप अ क्लॉट, देन फैशन वी द ड्रॉप अ क्लॉट। पहले ड्रॉप था, ड्रॉप, और फिर वो क्या बन गया? एक क्लॉट बन गया, वो फिर वो क्लॉट बन गया। देखो ये वही स्टेज है जो कि अभी मैंने आपको यहां पे बताई थी कि स्पर्म और एग, दीज आर द ड्रॉप्स, बट व्हेन दीज ड्रॉप्स कंबाइन टुगेदर टू मेक अ जाइगोट, सो जाइगोट ultimately becomes a blastocyst which is nothing but it is a clot। ये एक छोटा सा यूं क्लॉटेड स्ट्रक्चर है, यूं ऐसे लगता है जैसे कोई ब्लड कहीं पर जमा हुआ हो, तो ये इस तरह से क्लॉट बन गया। ठीक है ना, ड्रॉप को क्लॉट में तब्दील कर दिया। देन फैशन वी द क्लॉट अ लिटिल लंप, देन फैशनड वी द क्लॉट अ लिटिल लंप। द क्लॉट, अब वो जो क्लॉट था ना, जो जमा हुआ खून था, खून का एक लोथड़ा सा था, अ लिटिल लंप, अब वो छोटा सा गोश्त का टुकड़ा बन गया। लिटिल लंप का मतलब क्या है? एक छोटा सा गोश्त का टुकड़ा जिसमें कोई हड्डी ना हो, उसको कहते हैं लंप। ठीक है, अच्छा, देन फैशन वी द लिटिल लंप बोन्स, अब उस गोश्त के टुकड़े के अंदर बोन्स भी आ गई। ठीक है,
then fashioned we the little lump bones, the little lump the bones। ठीक है, उसमें अब बोन्स आ गई और एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही ये प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट चल रहा होता है। अच्छा, फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि देन क्लॉटेड बोन्स, अब वो जो क्लॉटेड बोन्स थी विद फ्लैश, अब उनके ऊपर मजीद गोश्त चढ़ना शुरू हो गया। देन clotted the bones, then clotted the bones with flesh, अब उसके ऊपर ऐसा ऐसा गोश्त चढ़ना शुरू हो गया और वो फिर इस तरह से गोश्त पोस्ट का इंसान बन गया। तो आप देखिए कि जो मैंने आपको यहाँ पे डेवलपमेंट की स्कीम दिखाई कि भाई ये एग और स्पर्म फ्यूज करके जाइगोट बनाते हैं जो कि सिंपलेस्ट स्टेट है, और बाद में फिर वो इस तरह से छोटा सा ऐसे लगता है जैसे कोई ब्लड का क्लॉट हो, ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है। फिर उसके बाद वो ब्लड का क्लॉट आगे एक छोटा सा लंप सा बन जाता है गैस्ट्रूला, और फिर वो गैस्ट्रूला जो लंप सा था उसके अंदर बोन्स आ जाती हैं, यानी ऑर्गन्स वगैरह बनना शुरू हो जाते हैं, और फिर अब वो चीज़ भी नहीं रहती बल्कि उसके ऊपर मज़ीद गोश्त चढ़ता है और वो कंप्लीट एडल्ट ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो अल्लाह ताला ने देखो बहुत अरसे पहले ये प्रोसेस डेवलपमेंट का यहाँ पे बयान कर दिया था। साइंटिस्ट ने तो ये बहुत बाद में जाकर एक्सप्लोर किया है, लेकिन अगर हमें उसी वक्त अकल आ गई होती और हम एक दूसरे से लड़ने झगड़ने के बजाय कुरान पाक में गौर करते होते तो आज मुसलमान कहाँ से कहाँ पर मौजूद होते हैं। ठीक है ना। तो आपने बेटा ये 3 जो आयात यहाँ पर मैंने पेश की आपके सामने, बल्कि सादत हासिल की है, इनको एक्सप्लेन करने की कोशिश की अपने तौर पर। ठीक है, जाहिर है कि इनकी जो एक्सप्लेनेशन है वो इससे कहीं ज़्यादा है जिसका मैं कम से कम हक नहीं अदा कर सकता, लेकिन अपने तौर पर मैंने इसको समझाने की कोशिश की है। तो इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें ये पता चला कि कुरान पाक में जगह जगह पर बायोलॉजिकल स्टडीज़ के मुतालिक हमें आइडियाज़ मिल रहे हैं। तो हम अल्लाह ताला ने कई जगहों पर ये इस तरह से अकल वालों के लिए उनको इनवाइट किया है कि अकल वालों के लिए इसके अंदर निशानियां मौजूद हैं। तो हमें चाहिए कि हम अकल अपनी साबित करते हुए, क्योंकि हम क्लेम करते हैं कि हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, और वो अशरफुल मखलूक़ात हम किस बेसिस के ऊपर क्लेम करते हैं? हम वो अकल की बेसिस के ऊपर ही क्लेम करते हैं। तो अगर हमारे पास अकल मौजूद है तो ऐसी सूरत में हमें इन निशानियों के ऊपर गौर करना चाहिए और इनसे बातों को कंक्लूड करना चाहिए, उसमें से नई नई डिस्कवरीज हमें करनी चाहिए। ठीक है जी। तो हमारा ये जो पोर्शन था आज के इस लेक्चर का वो यहाँ पर आकर अख्तिताम पजीर होता है। हमने आज के लेक्चर में क्या कुछ सीखा, देखो मैं एक क्विक रिव्यू आपको मैं दे देता हूँ ताकि कल हम यहीं से फिर इसको फर्दर कंटिन्यू करें। देखो आज का लेक्चर जो था हमारा वो स्टार्ट हुआ था द साइंस ऑफ बायोलॉजी से। हमने बायोलॉजी का मेजर कॉन्सेप्ट डील किया। बायोलॉजी विच इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। दिस वर्ड बायोलॉजी कंसिस्ट ऑफ 2 words, bios and logos, which means life or to discuss or to study or to thought। तो इस तरह से इसका जो लिटरल मीनिंग बनता है वर्ड बायोलॉजी का, लिटरल मीनिंग बनता है द स्टडी ऑफ लाइफ। बट ये इसका हरगिज मतलब नहीं है कि हम बायोलॉजी में सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स को ही डील करते हैं, बल्कि कीप इन योर माइंड दैट इट ऑल्सो डील्स विद दोज नॉन लिविंग थिंग्स दैट अफेक्ट लाइफ इन एनी वे। मसलन जैसे हमने विंड, वाटर, सनलाइट, इन चीज़ों का जिक्र किया, और उसके बाद फिर हमने डिस्कस किया कि क्या बायोलॉजी लाइफ के हर एस्पेक्ट को डील करती होगी। तो फिर जवाब आया कि नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है। बायोलॉजी तमाम एस्पेक्ट्स को डील हरगिज नहीं करती। मसलन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बायोलॉजी के अंदर नहीं आते बट उनका ताल्लुक लाइफ के साथ ज़रूर है, जैसे कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, या व्हाट विल बिकम हैपन व्हेन एन ऑर्गेनिज्म डेड, या इस तरह के और दीगर क्वेश्चंस हैं जिनका ताल्लुक लाइफ के साथ है ज़रूर, लेकिन वो बायोलॉजी की हेडिंग में डिस्कस नहीं होते। इनको थियोलॉजियंस या जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं वो डील करते हैं। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि हम बायोलॉजी में मेनली किस एस्पेक्ट को डील करते हैं, लाइफ का कौन सा एस्पेक्ट है जो मेनली डिस्कस हो रहा है बायोलॉजी में, तो वो है हाउ लाइफ वर्क्स।
उसके बाद हमने कवर किया कि भाई कुरान पाक में हमें बायोलॉजी के इल्म के मुतालिक कहाँ कहाँ पर इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं। तो यूँ तो बहुत सारी जगहों पर हैं, लेकिन हमने 3 जगहें मुंतखब की, 3 आयात और उनका तर्जुमा और उनकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर पेश करने की कोशिश की है। उसमें ओरिजिन ऑफ लाइफ इन वाटर के बारे में हमें क्लूज मिल रहे हैं। ओरिजिन ऑफ लाइफ इन वाटर के बारे में सूरह अंबिया की आयत नंबर 30 मैंने बयान की थी, और उसके बाद फिर क्रिएशन ऑफ मैन के बारे में हमें सूरह रहमान की आयत नंबर 14 में इरशाद मिल रहा है। और फिर इसी तरह से डेवलपमेंट के मुतालिक, डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म या ह्यूमन डेवलपमेंट, उसके मुतालिक हमें सूरह अल मोमिनून के अंदर आयत नंबर 14 के अंदर इरशाद मिल रहा है। तो इससे हमें ये बायोलॉजी के नॉलेज के बारे में रिवील हो रहा है कुरान पाक की इन इंस्ट्रक्शंस के जरिए। ठीक है जी, इंशाल्लाह हमारा जो अगला लेक्चर होगा उसके अंदर हम मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी के बारे में डील करेंगे। तो आप कोशिश करें कि पहले से टॉपिक को थोड़ा सा देख कर आएँ और पिछले टॉपिक को भी रिवाइज करके आएँ। हम पहले पिछले टॉपिक में से एक क्विक रिव्यू लेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और उसके बाद फिर आगे नया टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए प्लीज़। चलें जी, ठीक है, इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह कल फिर दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।